अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 6 है फिज़िक्स का वर्क एंड एनर्जी, इसके जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके जो स्टार्ट में है क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 जो है, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट रोड, इज देयर एनी वर्क डन ऑन द कार। एक कार सीधी सड़क पर मुसलसल रफ्तार के साथ चल रही है, तो क्या जो वो गाड़ी है कार, उस पर कोई काम हुआ है? तो इसका जो आंसर है वर्क एनर्जी जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, नो वर्क डन बाय अ मूविंग कार। तो उसने कोई काम जो है नहीं किया ना। व्हेन अ कार मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड, नो वर्क इज डन। तो उसने कोई काम नहीं किया। उसकी वजह क्या है ना, हेयर इज वाई नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बाद नो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें भी कोई नेट फोर्स नहीं है। उसके बाद नो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन, और इसी वजह से उस पर कोई काम नहीं होगा। इवन ग्रेविटी डजंट डू वर्क सिंस इट्स परपेंडिकुलर टू द कार्स मोशन, यानी जो कार की मूवमेंट है वो स्ट्रेट है और ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल है, तो दोनों में 90 का एंगल बन रहा है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग वर्क का जो फार्मूला है एफ एस या फिर एफ एस क्रॉस थीटा जो है, कॉस थीटा में यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो 90 होगी तो कॉस 90 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से, वो ज़ीरो है। तो जब वो ज़ीरो होगा तो एफ और एस जो हैं वो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएंगे, यानी मेकिंग वर्क डन ज़ीरो। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, डज द वर्क डन इन द रेजिंग अ बॉक्स अप इन अ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड अप थ्रू विच पाथ टू हाउ मच हाइट। तो इमारत में जैसे बॉक्स को ऊपर करने में ना किया जाने वाला काम इस बात पर मुनहसर है कि वो कितनी तेज़ी से ऊपर उसको किया जाता है, और उसका जो पाथ है वो भी क्या इम्पोर्टेंट है, और उसकी जो हाइट मतलब कहाँ तक उसकी ना वो हाइट कितनी ज़्यादा है। इनमें से कौन कौन सी बातों पे ये डिपेंड करता है। वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप उसको लिफ्ट अप करते हैं ना, ऊपर उठाते हैं, तो लिफ्टिंग अ बॉक्स रिक्वायर्स वर्क, तो उसके लिए वर्क की तो ज़रूरत होगी, बट हाउ फास्ट, लेकिन कितना तेज़, यू लिफ्ट इट डजेंट मैटर, यानी या उसको लिफ्टिंग की तो ज़रूरत है लेकिन कितना तेज़ी से लिफ्ट करेंगे ये बात मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज़, लेकिन जो चीज़ अहम है ना कि हाउ हाई यू लिफ्ट इट, मतलब आप इसको कितनी हाइट तक ले गए, क्योंकि वो डिस्टेंस हो जाएगा। और द फोर्स नीडेड टू ओवरकम ग्रेविटी, और कितनी आपने फोर्स लगाई है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, ताकि आप उसको ऊपर ले जा सकें। तो इसके जो फार्मूला है W इज इक्वल टू वो एफ डी कॉस थीटा, तो फोर्स जो है और जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन, ये तीनों जो चीज़ें हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना है। और या फिर आप इसको इस तरह सोच लें, थिंक ऑफ एज चेंजिंग द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें जो चेंज आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डेल यू से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एम जी एच के इक्वल है ना, एम फॉर मैस, जी फॉर ग्रेविटी और एच फॉर हाइट। तो इसके शॉर्ट जो पॉइंट्स है ना, की पॉइंट्स, अगर आप इसको शॉर्टली लिखना चाहते हैं तो वर्क डन जो है ये डिपेंड करता है हाइट पे, फोर्स पे, लेकिन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। और जो पाथ है ना टेकन डजेंट मैटर, ये डजेंट मैटर नहीं करता कि कौन से रास्ते से उसको ऊपर ले गए हैं, एज लॉन्ग एज फोर्स इज अप्लाइड वर्टिकली, जब तक आप उस पर फोर्स को वर्टिकली यानी वाई एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हो। तो वर्क डन इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जो काम जो है ना, जो वर्क डन है वो इक्वल होगा जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसके इक्वल होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, वर्क डन ऑन द बॉडी ईदर स्पीड्स इट अप, स्लोज इट डाउन, कीपिंग इट माइंड ना, एक्सप्लेन हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जिस्म पर किया जाने वाला जो काम है तो इसे तेज़ करता है, सुस्त करता है, या इस बात को जहन में रखते हुए वजाहत करें कि जो सैटेलाइट है ना उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम करती है। तो इसका आंसर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देन एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज एट टेंजेंट। टेंजेंट वो पॉइंट होता है जो सर्कल को बाहर से टच करके गुजर रहा होता है, यानी
सर्कल को बाहर वाली साइड से छू के गुजर रहा होता है, उस पॉइंट को टेंजेंट कहते हैं। तो इट्स मीन एट एनी इंस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, यानी जो थीटा होगा वो 90 होगा ना हर इंस्टेंट पे, क्योंकि वो लाइन तो सिर्फ छू के गुजर रही है, तो वो सेंटर से परपेंडिकुलर हो जाएगी किसी भी सर्कल के, और वहाँ पे टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, सो द वर्क डन बाय सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट इज ज़ीरो। जब भी कोई चीज़ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से दायरे में हरकत कर रही होती है, तो हर मकाम पर जिस्म की जो ना मरकज़ी क़ुव्वत उसकी ना वो टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर से टच करके गुजर रहा हो तो वो सेंटर से 90 का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब किसी भी मौका पर क़ुव्वत की सीमत जिस्म के फासले तक खड़े जो वो यानी थीटा 90 डिग्री है ना, इसके लिए वो जो सर्कल है ना या ऑर्बिट है, हरकत करने वाले सेटेलाइट का जो काम है वो ज़ीरो होगा ना, वर्क डन। तो इसके लिए आप इस तरह लिख सकते हैं एफ जो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा जब 90 है तो इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर के थ्रू आप फाइंड कर लें, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होगी, जिससे एफ और डी का आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा। सिंस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन इट डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द सैटेलाइट। फोर्थ जो क्वेश्चन आखिर हैज़ काइनेटिक एनर्जी E, बाय व्हाट फैक्टर इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड चेंज इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ डबल्ड। एक कार में हरकी तवानाई E होती है, अगर इसकी रफ्तार को दुगना कर दिया जाए तो इसकी हरकी तवानाई किस आंसर के बदले में ना वो चेंज होगी। इसका जो आंसर है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल इंक्रीज 4 टाइम्स। 4 टाइम ये ज़्यादा हो जाएगी ना, लेकिन आप जब उसको वेलोसिटी को डबल करेंगे तो उसको प्रूव करने के लिए आप फार्मूला लिख लें, काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो v की जगह आप 2v वैल्यू पुट कर देंगे, v की जगह 2v वैल्यू पुट कर देंगे, और v का स्क्वायर है तो 2v का स्क्वायर 4v² हो जाएगा। तो ये जो 4 आ रहा है ना बीच में फार्मूले के, ये एक्स्ट्रा पार्ट है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से अलग आया है ना 4, तो बाकी सारा फार्मूला तो सेम ही रहेगा 1/2 mv²। तो ये जो 4 आया है ना, ये शो करता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम हो जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए आप कहेंगे ना वेलोसिटी जब आप डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू सैंड वॉल एंड इट स्टॉप्स, वेयर डज इज काइनेटिक एनर्जी यूज्ड। जब आपने उसको फायर किया ना बुलेट को रेत में, तो उसकी दीवार में घुस कर रुक के जाती है वो गोली, उसकी हरकत तवानाई का जो वो है ना काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ यूज़ हुई है। तो बुलेट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन व्हेन अ बुलेट पेनिट्रेट्स अ सैंड वॉल, जब वो उसके अंदर धंस जाती है या घुस जाती है रेत के अंदर, तो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अदर फॉर्म्स, उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज द सैंड वॉल ओपोज द बुलेट्स मोशन, क्योंकि वो सैंड वॉल जो है वो बुलेट की मोशन को अपोज करती है, और उसकी जो फोर्स है ना विद अ रिटार्डिंग फोर्स, तो वो फिर मुखालिफ हरकत वो उसकी जो सामने आ रही है ना रेत, वो उसको स्लो डाउन करती जाती है। तो उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल वर्क में, जो सैंड को डिस्प्लेस करते हुए, उसके बाद हीट एनर्जी में, वो जो थोड़ी गर्म हो जाती है ना वो, और साउंड एनर्जी जो उसकी आवाज़ आती है, उसके बाद डीफॉर्मिंग द बुलेट एंड टारगेट, और जो बुलेट है उसकी शक्ल भी थोड़ी डीफॉर्म हो जाती है, और टारगेट जो है ना जो उसके अंदर धंस के जो होल क्रिएट किया है, तो ये उस टारगेट की भी डीफॉर्मेशन हो जाती है, यानी उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। एक्सप्लेनेशन जो है ना इसकी, तो बुलेट्स मोशन इज स्लोड बाय द सैंड वॉल्स रेजिस्टेंस, सम काइनेटिक एनर्जी डज वर्क अगेंस्ट दिस रेजिस्टेंस, और लास्ट में रिमेनिंग जो काइनेटिक एनर्जी है बिकम्स हीट, साउंड एंड डिफॉर्मिंग एनर्जी। तो आप इसको इस लास्ट में जैसे लिखे ना पॉइंट्स, आप इस तरह भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। 6 जो क्वेश्चन है, जो LED लाइट बल्ब हैज़ एफिशिएंसी 80%, डज इट वायोलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो क्या ये वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है। इसका आंसर है जो LED एफिशिएंसी है ना एनर्जी कन्वर्जन 80% एफिशिएंट LED जो बल्ब में डजेंट वायोलेट एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी ना ही वो क्रिएट हो सकती है एनर्जी, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। तो हेयर्स व्हाट हैपन, होता क्या है कि 80% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है,
और 20% जो है वो हीट वगैरह में चेंज हो जाती है। तो टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, जस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। द एफिशिएंसी रेटिंग शोज हाउ वेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू यूजफुल लाइट, नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी एफिशिएंसी सिर्फ रेटिंग को शो करती है ना कि कितनी यूजफुल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई है, बल्कि एनर्जी कन्वर्शन जो होती है ना, कन्वर्जन, वो मेंटेन ही रहती है। 7th जो क्वेश्चन है, हाउ डज यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कंपेयर टू नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। स्विचिंग टू रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन 5 की वेज। वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये 5 जो मेजर हैं। लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, प्रोड्यूस मिनिमल इमिशन अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर अबंडेंट एंड रिप्लेनिश्ड नेचुरली अनलाइकली फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स। सेव वाटर, सोलर एंड विंड पावर जो है ना रिक्वायर मिनिमल वाटर अनलाइक ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स। और 4 जो है रिड्यूस पोल्यूशन, रीन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोड्यूस क्लीन एयर इलेक्ट्रिसिटी अवॉइडिंग एयर एंड वाटर पोल्यूटेंट्स। 5 जो है प्रोटेक्ट लैंड, रीन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ मिनिमल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट अनलाइक फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। और ट्रांजिशनिंग टू रीन्यूएबल ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। और इसमें ना जो बेनिफिट्स हैं, मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज, रिड्यूस एयर एंड वाटर पोल्यूशन, कंजर्व रिसोर्सेज और प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 8 जो है, will we eventually rely entirely on renewable energy resources, why or why not? इसके आंसर में rely entirely on renewable energy ये डिपेंड करता है ना टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इसके बाद इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो है, डिक्लाइनिंग कॉस्ट मेकिंग रीन्यूएबल कम्पेटिटिव। और इस तरह ना सोसाइटियल रेफरेंसेस जो है ना, ग्रोइंग डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। इन पॉइंट्स को आप शॉर्टली लिख सकते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन, कॉस्ट रिडक्शन और पब्लिक अवेयरनेस एंड डिमांड पॉलिसी डिसीजंस। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर 100% रीन्यूएबल एनर्जी रिक्वायर है तो कंसर्टेड जो एफर्ट्स हैं वो अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स वो ज़रूरत है, जैसे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, शिफ्ट इन सोसाइटियल जो वैल्यूज़ हैं वो। 9th पे ना, हाउ कैन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ मशीन इम्पैक्ट इट्स एनर्जी कंजप्शन। तो यहाँ पे इसके आंसर में इंक्रीजिंग अ मशीन पावर यूजुअली इंक्रीज इट्स एनर्जी कंजप्शन बिकॉज उसमें मोर वर्क इज़ डन और टास्क आर completed faster. However, efficiency affects this relationship. इसके जो की फैक्टर होंगे ना जो एनर्जी कंजम्पशन पे इफेक्ट का इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें मशीन एफिशिएंसी, आइडल कंजम्पशन और ऑपरेशनल पैटर्न है और ऑक्सिलरी सिस्टम। आप इसको मिनिमाइज करके ना समरी में इस तरह लिख सकते हैं कि मोर पावर ऑफन मीन्स मोर एनर्जी कंजम्पशन, एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट और ऑप्टिमाइजेशन कैन मिनिमाइज एनर्जी यूजेज। और लास्ट में जो 10th क्वेश्चन है, perpetual engine has an efficiency equal to 1, why it will not work। तो जो perpetual जो इंजन है ना 100% एफिशिएंसी वाला, वो इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि उसके कॉन्ट्राडिक्ट्स जो है ना सेकंड लॉ के साथ जो थर्मोडाइनमिक्स का है। दूसरा, नो एनर्जी लॉस इज़ अनरियलिस्टिक, यानी ये बात मुमकिन नहीं है कि एनर्जी का लॉस ना हो। और एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट इज नेसेसरी। उसके बाद जो सेकंड लॉ है ना वो बताता है एंट्रोपी इंक्रीजेज ओवर टाइम इन आइसोलेटेड सिस्टम्स और परपेचुअल मोशन मशीन्स कैंट एग्जिस्ट। उसकी वजह क्या है ना, मेन पॉइंट्स, 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल, थर्मोडाइनमिक लॉज रिस्ट्रिक्ट परपेचुअल इंजन्स और एनर्जी इनपुट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये लिख लें। तो यहाँ पे हमारे ये जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये आपके लिए पेपर की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।